नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंगलवार को नवादा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान रैली को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार से एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकें और अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएं। राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार भी इस यात्रा में शामिल रहे। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार खटारा और नक्सली बन गई है तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी जरूरतों से बेखबर है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और निर्वाचन आयोग की मिली भगत से गरीबों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है और मतदाता सूची से नाम काटे जा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि एसआईआर वोट की डकैती है और वह इसे नहीं होने देंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सत्ता में आने पर युवाओं और सभी वर्गों को साथ लेकर बिहार का मान सम्मान और विकास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में शाम 6 बजे के बाद डाले गए फोटो में अनियमितताओं के आरोप पर दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में दावा किया गया था कि 20 नवंबर 2024 को आधिकारिक समय के बाद करीब 76 लाख वोट यानी कुल मतों का 6.8% अवैध रूप से डाले गए। यह याचिका मुंबई के विक्रोली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता चेतन चंद्रकांत अहीरे ने दाखिल की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि एक मतदाता पूरे राज्य के चुनाव को चुनौती नहीं दे सकता। अदालत ने यह भी कहा कि अखबारों की रिपोर्ट या तीसरे पक्ष की आरटीआई जानकारी को आधार नहीं बनाया जा सकता। साथ ही मतदान के अंतिम समय में किसी गड़बड़ी का कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने मत पत्रों की वापसी की मांग भी ठुकरा दी और ईवीएम को मान्य ठहराया। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सिंधु जल समझौते को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि समझौते को पाकिस्तान के पक्ष में झुकाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 85 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने का फैसला किया था। शेखावत ने दावा किया कि इस फैसले पर ना तो संसद से चर्चा हुई और न ही कैबिनेट को भरोसे में लिया गया। उन्होंने कहा कि समझौते के 2 साल बाद जब इस पर सवाल उठे तो नेहरू ने सवाल उठाने वालों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। शेखावत ने बताया कि भारत की 6 नदियों का बंटवारा आजादी के करीब 13 साल बाद हुआ और इस समझौते में पाकिस्तान को पानी देने की सहमति दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि नेहरू के इस फैसले से किसानों का भविष्य खतरे में पड़ा और इसकी कीमत आज भी भारतीय किसानों को चुकानी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु और केरल सरकारों की उस याचिका पर सवाल उठाए जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दायर रेफरेंस का विरोध किया गया था। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से यह राय मांगी थी कि क्या अदालत राज्यपालों और राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर तय समय में फैसला लेने का आदेश दे सकती है। इस पर दोनों राज्यों ने आपत्ति जताई और कहा कि यह रेफरेंस सुनवाई योग्य नहीं है। चीफ जस्टिस पीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत समेत 5 जजों की बेंच ने राज्य सरकारों से पूछा कि इसमें गलत क्या है अगर राष्ट्रपति अदालत से राय लेना चाहती हैं। अदालत ने कहा कि हम राय देने की स्थिति में हैं लेकिन किसी फैसले को अपीलीय प्राधिकारी की तरह पलट नहीं सकते। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि अदालत किसी राय को बदल भी सकती है। मामला अप्रैल में आए उस फैसले से जुड़ा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों और राष्ट्रपति को विधेयकों पर समयबद्ध फैसला लेने का निर्देश दिया था। प्रस्तावित नई जीएसटी व्यवस्था को लेकर राज्यों की चिंता बढ़ गई है। सुधार लागू होने के बाद बड़े राज्यों को हर साल लगभग 7,000 से 9,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो सकता है। अभी जीएसटी में 5%, 12, 18 और 28% के 4 स्लैब हैं, जिन्हें घटाकर 2 दरें 5% और 18% करने का प्रस्ताव है। तंबाकू और पान मसाला जैसी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगेगा। सीमेंट, एयर कंडीशनर, टीवी और अन्य व्हाइट गुड्स को 28% से घटाकर 18% स्लैब में लाया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा लेकिन राज्यों की आय घटेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सरकार की कुल कमाई पर सालाना 0.4% जीडीपी का असर पड़ेगा, जिसमें राज्यों को ज्यादा नुकसान होगा। इनकम टैक्स केवल 6% लोग भरते हैं, जबकि जीएसटी हर कोई देता है। इसीलिए जीएसटी में कटौती का फायदा आम लोगों को सीधे मिलता है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी और घरेलू बचत बढ़ेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब बड़ा राजनीतिक मुकाबला तय हो गया है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश
सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वे एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। यह घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को की। गौरतलब है कि एनडीए ने पिछले हफ्ते ही 67 वर्षीय भाजपा नेता राधाकृष्णन का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए घोषित किया था। राधाकृष्णन तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं और लंबे समय से राजनीति में एक्टिव रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों से अपील की है कि वे एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करें। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने राधाकृष्णन को सम्मानित किया और सांसदों से उनका औपचारिक परिचय भी करवाया। पीएम ने कहा कि राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति पद के लिए एक उत्कृष्ट और सर्वसम्मति वाले उम्मीदवार हैं, जिन्होंने बिना किसी विवाद के सादगीपूर्ण जीवन जिया है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें ओबीसी समाज से आने वाला जमीनी और विनम्र नेता बताया, जो राजनीति को खेल की तरह नहीं मानते। पीएम ने यह भी कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विपक्ष के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं ताकि चुनाव सहमति से हो सके। संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में हुई इस बैठक में पीएम ने जोर दिया कि राधाकृष्णन की सादगी और सहजता उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मंगलवार को दिल्ली में विशेष प्रतिनिधि स्तर की 24वीं बैठक हुई। डोभाल ने कहा कि उनकी पिछली बीजिंग यात्रा के बाद से भारत और चीन संबंधों में सुधार का रुझान दिखा है और सीमाएं शांत रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह वार्ता भी पिछली बैठकों की तरह सफल होगी। बैठक में डोभाल ने यह भी पुष्टि की कि प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में होने वाली एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं वांग यी ने अपनी प्रतिक्रिया में स्वीकार किया कि पिछले झटकों ने दोनों देशों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन कजान में हुई मोदी और जिनपिंग की बैठक ने संबंधों को नई दिशा दी है। वांग ने कहा कि दोनों देशों के रणनीतिक मार्गदर्शन का पालन करते हुए आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ाना चाहिए और सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। यह वार्ता 3488 किलोमीटर लंबी एलएसी विवाद को सुलझाने के प्रयास का हिस्सा मानी जा रही है। भारत दौरे पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को आश्वासन दिया है कि चीन भारत की 3 बड़ी जरूरतें पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि चीन भारत को फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मिनरल्स और सुरंग खोदने वाली मशीनों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। यह आश्वासन ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स इलेक्ट्रिक वाहन, पवन टरबाइन और रक्षा उत्पादन के लिए बेहद अहम है और भारत लंबे समय से चीन से इस सप्लाई पर बातचीत कर रहा है। दिल्ली में हुई मुलाकात में जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को रिश्ते सुधारने के लिए आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और परस्पर हितों पर आधारित रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्होंने एलएसी पर तनाव कम करने और सीमावर्ती इलाकों में गतिरोध खत्म करने पर जोर दिया। जयशंकर ने आतंकवाद से निपटने को भी प्रमुख प्राथमिकता बताया। बिहार में मतदाता सूची विवाद के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ विनोद सिंह गुजियाल ने 18 अगस्त को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें कहा गया है कि जिन मतदाताओं के नाम 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट रोल में शामिल नहीं हैं, वे अपने आधार कार्ड की प्रति के साथ दावा दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 14 अगस्त के आदेश के बाद हटाए गए नामों की पूरी लिस्ट कारणों सहित सीईओ और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर, साथ ही पंचायत, प्रखंड, शहरी निकाय कार्यालयों और मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की गई है। मतदाता अपने एपिक नंबर से विवरण देख सकते हैं। इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाया कि वे प्ले स्कूल के बच्चों से भी खराब बहाने बना रहे हैं और पीएमओ की भाषा बोल रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं ने कहा कि आयोग ने सुधार के लिए समय दिया है, लेकिन विपक्ष झूठी सूचना फैला रहा है। हमास ने गजा में युद्ध विराम और इसराइल के साथ बंधकों की रिहाई के लिए एक नए प्रस्ताव पर सहमति जताई है। यह प्रस्ताव मिस्र और कतर की मध्यस्थता से तैयार किया गया और इसमें अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के जून में दिए गए प्रस्ताव की रूपरेखा शामिल है। योजना के तहत पहले 60 दिनों का युद्ध विराम लागू होगा। इसके बाद हमास बचे हुए 50 इसराइली बंधकों को 2 चरणों में छोड़ेगा। माना जा रहा है कि इनमें से लगभग 20 बंधक जीवित हो सकते हैं। इसके बाद स्थायी युद्ध विराम पर आगे की वार्ता होगी। हालांकि इसराइल की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल तभी किसी समझौते को स्वीकार करेगा जब सभी बंधक एक साथ रिहा किए जाएंगे। इस बीच नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में सीधे तौर पर टिप्पणी करने से बचते हुए केवल इतना कहा कि इससे साफ है कि हमास भारी दबाव में है।
अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.